दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी प्यारे देशवासियों को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी, जिसे सुनकर शायद आप किसी की मदद ना करें, क्योंकि इस कहानी में एक परिवार को किसी की मदद करने का बहुत ही भयानक खामियाजा भुगतना पड़ता है। दोस्तों, हमें ये कहानी महेश ने बताई है, जिनके साथ ये खौफनाक हादसा होता है। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं महेश की कहानी, उसी की जुबानी। दोस्तों, मैं अपने घर से करीब 20 किलोमीटर दूर शहर में एक ऑफिस में काम करता था। एक दिन ऑफिस में ज़्यादा काम होने की वजह से मुझे देर हो गई। मैं रात को करीब 9 बजे ऑफिस से निकला। थोड़ी दूर चलते ही कार का टायर भी पंचर हो गया। जब तक पंचर लगा तो 11 बज चुके थे। यहाँ से मेरे घर जाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता भी पड़ता है, मगर वो रास्ता जंगल के बीच से होकर गुजरता है। तो मैंने सोचा आज इसी रास्ते से घर चला जाता हूँ, नहीं तो घर पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो जाऊंगा। और मैंने गाड़ी उस तरफ घुमा ली। मैं आधे रास्ते में पहुँच चुका था कि तभी मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी। उसके हाथ में एक लालटेन थी। उस औरत को देखकर मैंने गाड़ी धीमी कर दी। मैंने सोचा शायद ये शहर में किसी काम या कहीं किसी रिश्तेदार से मिलकर आई होगी, और इतनी रात को इसे कोई वाहन नहीं मिला तो ये बेचारी पैदल ही अपने घर जा रही है। ना जाने क्यों, लेकिन उस औरत को देखकर मुझे उस पर दया आ रही थी, और थोड़ा थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था। मैं उसके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो औरत गर्दन नीचे झुकाए चले जा रही थी। उसके पैरों में चप्पल नहीं थी और उसके हाथ कांटों से छीने हुए थे। ये देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो काफ़ी मुश्किलों से सामना करके आ रही है। मैं गाड़ी उसके और भी करीब ले गया और शीशे को उतारते हुए उस औरत से बोला, अरे आप इतनी रात को यहाँ पर अकेले क्या कर रही हैं? लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि शायद वो औरत बोलना नहीं चाहती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी मजदूर की पत्नी है। फिर मैंने दोबारा पूछा तो उसने बताया कि मेरे पति की कुछ दिन पहले मौत हो गई थी। हम मजदूरी करके अपना पेट पालते थे, लेकिन अब मेरे पास पेट पालने का भी कोई जरिया नहीं है, इसलिए अब मैं जंगल में रहने लगी हूँ। इतना कहकर वो रोने लगी। उसकी बात सुनकर मुझे उसके ऊपर दया आ गई। मेरा परिवार बड़ा था तो मेरी माँ को बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ता था, तो इसलिए मैंने उससे कहा कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हमारे घर में हमें किसी नौकर की ज़रूरत है। अगर आप हमारे घर पर नौकरी करेंगी तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। वहाँ आपको भरपेट खाना भी मिल जाया करेगा और तनख्वाह भी मिल जाएगी। इतना कहने के बाद भी न जाने क्यों उस औरत पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन मैंने उसे फिर से कहा और गाड़ी में बैठने को कहा, तो वो मेरी बात मानकर गाड़ी में बैठ गई। उसके चेहरे पर घूंघट था। मैं उसे बोल तो नहीं सकता था कि मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है, इसलिए मैं बार बार उसका चेहरा देखने के लिए साइड मिरर में देख रहा था। लेकिन फिर भी उसके घूंघट से मुझे उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। जब मुझे लगा कि मैं इस महिला का चेहरा नहीं देख पाऊंगा तो उसके बाद मैं कार को चलाने में मगन हो गया, और थोड़ी देर के बाद मैं अपने घर पहुंच गया। फिर मैं अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उस औरत के साथ घर के दरवाजे पर पहुंचा। मैंने घंटी बजाई तो अंदर से मेरी मम्मी बाहर आई। मेरी मम्मी की नज़र उस औरत पर गई तो उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, बेटा ये कौन है? मैंने अपनी मम्मी को सारी कहानी बता दी। मेरी मम्मी ने कहा, चलो तुमने ठीक ही किया। मगर मेरी मम्मी को अजीब सा महसूस हो रहा था कि इतने घने जंगल में ये औरत अकेले कैसे रह सकती है। मगर उस वक्त उस औरत की हालत को देखकर मम्मी को दया आ रही थी, लेकिन उन्हें लग रहा था कि इसे अभी काम की ज़रूरत है और ये काफ़ी दुखी भी है, तो उन्होंने उस औरत को हमारे घर में काम करने के लिए रख लिया। मम्मी का ये फैसला मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। मम्मी से बात करने के बाद हम दोनों घर के अंदर दाखिल हो गए। मगर हमारे घर के अंदर दाखिल होते ही घर के अंदर की लाइट्स एकदम से फ्लैक्चुएट करने लगी। सभी लाइट्स को ऐसे करते देख मैं हैरान हो गया था कि सारी की सारी लाइट्स एक साथ कैसे ख़राब हो सकती है। कुछ देर बाद सभी लाइट्स बंद हो गई थी। मैंने चेक किया तो बिजली तो आ रही थी, मगर सिर्फ लाइट्स ही नहीं जल रही थी। मैं परेशान होकर अपने कमरे में चला गया। मम्मी ने घर में मोमबत्ती जला ली। उसके बाद मम्मी ने उस औरत से काफ़ी चीज़ों के बारे में पूछा, मगर वो सिर्फ गर्दन हिलाकर हाँ और ना में जवाब दे रही थी। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। मम्मी को लगा कि शायद ये शर्मा रही है या कम ही बोलती होगी। मम्मी ने उसे खाना बनाने के लिए किचन में भेज दिया। बाकी का काम मम्मी ने खुद ही निपटा लिया। खाना बनाने के बाद खाना परोसा गया। उसने खाना बहुत ही अच्छा बनाया था। खाना खाने के बाद मम्मी ने उसे बर्तन धोने के लिए बाहर के नल के पास भेज दिया।
उस वक्त मैं भी टेरिस पे खड़ा होकर ताज़ी हवा का मजा ले रहा था और तभी मेरी नज़र उस औरत पर पड़ी। मैंने देखा कि उस औरत ने अपने हाथों से बर्तन धोने शुरू कर दिए थे और सिर्फ 2-3 मिनटों में ही उसने सारे बर्तन धो दिए। इतनी फुर्ती देख मैं हैरान हो गया। इतने सारे बर्तन कोई इंसान इतनी जल्दी से कैसे धो सकता है? इतनी जल्दी या तो मशीन या फिर जादू से ही इतने सारे बर्तन धुल सकते हैं। मेरा दिमाग घूम गया था, लेकिन अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी और मेरा ध्यान भटक गया, क्योंकि उस वक्त मेरी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ गया था। तो इस बात पर मेरा ज़्यादा ध्यान नहीं गया। अब काफ़ी रात भी हो गई थी, तो मैं अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। रात के करीब 12:30 बजे अचानक मुझे किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज़ आई। उस भयानक आवाज़ की वजह से मेरे कान खड़े हो गए और मैंने अपने आजू बाजू में सुनने की कोशिश की, तो मुझे एहसास हुआ कि यह भयानक आवाज़ बाहर की तरफ से आ रही है। जैसे ही मैंने दरवाजे से बाहर की तरफ देखा तो मैंने देखा एक मुर्गा कटा हुआ सड़क पर पड़ा हुआ था। उसकी गर्दन उसके धड़ से दूर जाकर पड़ी हुई थी। मैंने बाहर जाकर देखा तो मुर्गे की गर्दन तो धड़ से अलग थी, मगर उसके शरीर पर कोई भी खरोंच या झपटने का निशान नहीं था, क्योंकि अगर उसे कोई जानवर मारता तो उसके शरीर पर झपटने के निशान जरूर होते। मुझे अजीब सा महसूस हुआ और थोड़ा सा डर का एहसास भी। उसके बाद मैं वापस अपने कमरे में आकर सो गया। फिर सुबह करीब 7 बजे के आसपास जब मम्मी ने मुझे चाय देने के लिए उठाया तो मुझे रात की वही बात याद आ गई। मैंने मम्मी को इस बात के बारे में बताया तो मम्मी भी इस बात को सुनकर हैरान हो गई। चाय पीने के बाद जब हम बाहर जाकर उस मुर्गे को देखने लगे तो मुझे और भी तगड़ा झटका लगा। मैंने देखा कि वहाँ पर कोई मुर्गा तो छोड़ो, मुर्गे का एक पंख भी नहीं था, और तो और पूरी सड़क पर कहीं खून का भी नामो निशान नहीं था। काफ़ी ढूंढने पर भी हमें कुछ नहीं मिला। मैं और मम्मी दोनों हैरान थे। हमारे घर के आसपास में ये ऐसा हादसा पहली बार हुआ था। मम्मी ने सोचा कि हो सकता है कि कोई बिल्ली वहाँ से उठाकर ले गई हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसका कोई छोटा मोटा नाम निशान तो मिलना चाहिए था। लेकिन फिर हमने इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना ठीक नहीं समझा। उसके बाद मैं नहा धोकर नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल गया। पूरा दिन हमेशा की तरह सब कुछ एकदम नॉर्मल रहा, लेकिन जब मैं शाम को वापस अपने घर आया तो मुझे पता चला कि हमारे घर में और हमारे आसपास जितने भी तोते और कबूतर थे वे सारे के सारे गायब हो गए थे। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमने भी कई तोते पाल रखे थे, तोते मुझे बहुत पसंद थे, लेकिन उनका इस तरह अचानक से गायब हो जाना मुझे हैरत में डाल रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कल से हमारे घर में सब अजीब सा क्यों चल रहा है। फिर मुझे वो घटना याद आ गई जिसमें वो महिला बर्तनों को कुछ ही मिनटों में धो देती है। उसे याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे उस औरत पर शक होने लगा और अब मैं उसका चेहरा देखने के लिए बेताब हो गया। मैं जल्दी से अपने घर के अंदर गया तो मैंने देखा कि वो औरत किचन में खाना बना रही थी। इसलिए मैंने उससे उस वक्त पूछताछ करना ठीक नहीं समझा और फिर मैं अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगा। कपड़े बदलकर मैं वापस से डाइनिंग टेबल पर आ गया और खाने का इंतज़ार करने लगा। फिर कुछ देर के बाद खाना भी परोस दिया गया। फिर उसके बाद हम सभी खाना खाने में मगन हो गए। खाना आज कल से भी ज़्यादा स्वादिष्ट बना हुआ था। सभी लोग खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन मेरी नज़र अभी भी उस औरत के ऊपर टिकी हुई थी। कुछ देर के बाद मैं भी अपने कमरे में चला गया। फिर मम्मी मेरे कमरे में आई और उन्होंने बताया कि उस औरत का नेचर उन्हें काफ़ी अजीब लग रहा है। उस औरत ने अभी तक अपना घूंघट नहीं हटाया और अपना चेहरा अभी तक उसने किसी को भी नहीं दिखाया। मम्मी ने बताया कि उस औरत के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। जो मेरा शक था वो ही मम्मी का भी शक जा रहा था उस पर। मैंने मम्मी को उसके बर्तन धोने वाली बात भी बता दी। अब बात साफ हो गई थी कि मुर्गे की गर्दन काटने में, तोतों और कबूतरों के गायब होने में ज़रूर उसी का हाथ है। मम्मी और मैं आज रात उसको रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश करने वाले थे। धीरे धीरे वक्त बीता और रात हो गई। करीब रात के 12 बज जाने के बाद हमारे घर के अंदर एक आवाज़ आने लगी और इस आवाज़ को सुनते ही मैं और मेरी मम्मी बाहर निकल गए। जैसे ही हम अपने घर से बाहर निकले और उसके बाद हम दोनों ने जो नज़ारा देखा उसे देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि बाहर वो औरत अपना घूंघट उठाए खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। उसके चेहरे पर लंबे लंबे नुकीले दांत थे, भद्दा सा बहुत ही भयानक चेहरा।
अपने नुकीले दांतों से वो जानवरों के मांस को खाने में मगन थी। मम्मी तो उसका यह खौफनाक रूप देखकर चिल्ला पड़ी। वो खूंखार दरिंदों की तरह मांस को चबाए जा रही थी। उसके चारों तरफ पक्षियों के पंख फैले हुए थे। वो राक्षस की तरह लग रही थी। मैं हिम्मत करके मौका देखकर उसकी तरफ भागा और उसे जोर से मारने की कोशिश करने लगा। मुझे लग रहा था कि ये एक चुड़ैल है और चुड़ैल को मैं आराम से मार सकता हूँ, लेकिन मेरा दांव उल्टा पड़ गया। उसने मुझे इस तरह से पकड़ा जैसे कोई इंसान किसी हल्की सी लकड़ी को पकड़ता है, और फिर उसने मुझे उठाकर नीचे फेंक दिया। मैं काफी जख्मी हो गया था, मुझे चोटें आ गई थी। इतने में मम्मी भी जल्दी से अंदर जाकर एक लकड़ी पे कपड़ा बांधकर उसे जलाकर ले आई, और मम्मी ने उस जलती हुई आग को उस चुड़ैल के ऊपर फेंक दिया। वो आग से बहुत घबरा गई और चिल्लाती हुई भागने लगी। उसकी चीखें सुनकर मेरे घर वाले और मोहल्ले वाले भी सब जाग गए और इकट्ठा हो गए। कुछ ही देर में वो तड़पती चिल्लाती हुई हमारी आंखों से ओझल हो गई। मगर अब हम और ज्यादा डर गए थे, क्योंकि मोहल्ले वालों ने बताया कि ये चुड़ैल बदला लेने जरूर आएगी और उस वक्त न जाने ये कितना नुकसान पहुंचा दे, बल्कि ये किसी की जान भी ले सकती है। वो रात हमने एक साथ बैठकर काटी और सुबह होते ही हम एक साधु बाबा के दरबार में पहुंचे और फिर हमने उन्हें सारी घटना बताई। इस घटना को सुनकर उन्होंने बताया कि वो एक चुड़ैल है। उसी ने आपके और आसपास के सभी जानवरों को खाया है। उसकी भूख अनाज से नहीं मिटती। उसे भूख मिटाने के लिए जिंदा जानवर या इंसान का मांस चाहिए और पीने के लिए ताज़ा खून। तुम्हारी किस्मत सही थी जो तुम्हें उसके बारे में जल्दी ही पता चल गया, नहीं तो पहले तो वो तुम्हारे आसपास के सभी जानवरों को खा जाती, और जब वे खत्म हो जाते तो फिर वो एक एक करके तुम सबको अपना शिकार बनाती। ये सुनकर तो हम बहुत ही ज्यादा घबरा गए। मम्मी तो डर के मारे कांप रही थी। हमें डरा हुआ देखकर बाबा जी ने कहा कि अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने हमारे घर में एक हवन किया और बताया कि अब वो चुड़ैल यहाँ कभी नहीं आई। उसके बाद ना तो मैं कभी जंगल के रास्ते आया, और अगर किसी को मदद की भी ज़रूरत पड़ती है तो बहुत ही सोच समझ कर करता हूँ। दोस्तों, आप भी किसी की मदद करने से पहले उसके बारे में ठीक से जान लेना, क्या पता कब कौन शैतान मिल जाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही खौफनाक, भयंकर, डरावनी कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।